सभी को मेरा नमस्कार और एक बार आप लोगों का पुनः अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम परंपरागत दृष्टिकोण के जो दृष्टिकोण हैं, जैसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण, संस्थात्मक दृष्टिकोण, इन पर अध्ययन करेंगे। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसे हम 2 वीडियोज़ में बनाने का प्रयास करेंगे। और आज के दिन हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या कहता है ऐतिहासिक दृष्टिकोण और कैसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण में अध्ययन किया जाता था और इसके अतिरिक्त क्या इसकी आलोचनाएं जो आधुनिक विद्वान हैं उन्होंने की है, या आधुनिक दृष्टिकोण कैसे इसकी आलोचना करता है, उस पर बात करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपने आज के वीडियो को। जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसमें, जैसा कि मैंने पहले बताया कि बहुत सारे दृष्टिकोण हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण है, कानूनी औपचारिक दृष्टिकोण है, यानी कि कानून को महत्व देते हुए उस पर अध्ययन करते हुए किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, या तीसरा संस्थात्मक दृष्टिकोण है। और इसके अतिरिक्त कुछ विद्वान तो दर्शन शास्त्रीय उपागम व अर्थशास्त्रीय उपागम को भी परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत महत्व देते हैं। पर क्योंकि मुख्य रूप से ऐतिहासिक दृष्टिकोण, कानूनी दृष्टिकोण और संस्थात्मक दृष्टिकोण को ही अधिक विद्वानों ने महत्व दिया है, तो हम इस पर ही बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण के ऊपर, या हिस्टोरिकल अप्रोच भी जिसे कहते हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अर्थ सीधा स्पष्ट हो जाता है कि जहां इतिहास का अध्ययन करते हुए वर्तमान में कुछ निष्कर्ष निकाले जाएं, उसको ऐतिहासिक अध्ययन कहते हैं। या फिर यूं भी कह सकते हैं कि इतिहास के अध्ययन के आधार पर वर्तमान को समझने का प्रयास करना, इसे भी हम ऐतिहासिक अध्ययन के अंतर्गत रखते हैं। और राजनीति विज्ञान में जो ये ऐतिहासिक उपागम है, ये बहुत प्राचीन समय से मान्य है और इसको काफ़ी महत्वपूर्ण भी इसके लिए राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए माना जाता है। इस उपागम के अंतर्गत राज्यों की शासन प्रणालियों का ऐतिहासिक आधार पर तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। जब हम तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करेंगे तो ऐतिहासिक आधार पर तुलनात्मक अध्ययन जब करेंगे तो उसको ऐतिहासिक उपागम हम कहेंगे। इस उपागम का राजनीति विज्ञान में अरस्तु ने, मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, हीगल, मार्क्स, मैक्स वेबर, वाल्टर बेजहॉट, सर हेनरी जेन, काफ़ी अन्य विचारकों ने क्या है इसका प्रयोग किया है। और इन समस्त विचारकों ने राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर किया है, यानी कि कुछ ना कुछ इतिहास का उदाहरण उन्होंने दिया है। अरस्तु का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसने एथेंस में 150 से अधिक 150 से अधिक जो संविधान थे उनके अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकाले थे और अपनी संवैधानिक व्यवस्था या अपनी सरकारों का वर्गीकरण या संविधानों का वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था। ऐसे ही मैकियावेली को देखते हैं तो मैकियावेली भी इतिहास से उदाहरण उठाता है, और ऐसे ही अन्य विचारक। यद्यपि व्यवहारवादी क्रांति यानी कि वर्ष 1950 के पश्चात, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जब व्यवहारवादी क्रांति का उदय होता है और विज्ञानवाद का उदय होता है, तो उसने इस उपागम को सर्वथा निरर्थक माना है। लेकिन हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि किसी भी देश की राजनीतिक संस्कृति की जड़ें इतिहास में ही पोषित होती है और उसका वर्तमान स्वरूप उसके अतीत का ही सुंदर इतिहास समेटे होता है। यानी कि जितना सुंदर हमारा इतिहास होगा उतना सुंदर हम अपने वर्तमान को बना सकते हैं और भविष्य को भी उसी आधार पर संवार सकते हैं। और इसलिए ही राजनीति विज्ञान और इतिहास के संबंधों की जब बात की जाती है तो इतिहास को राजनीति विज्ञान की जड़ें कहा जाता है और राजनीति विज्ञान को इतिहास का फल कहा जाता है। ऐतिहासिक उपागम के अंदर
अब अध्ययन किस प्रकार किया जाता है इसको देखने का प्रयास करेंगे। ऐतिहासिक उपागम के अंतर्गत भूतकाल में यानी कि इतिहास में घटित महत्वपूर्ण तथ्यों और घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है। जो जो घटनाएं घटी है वो आखिर क्यों घटी, कैसे घटी, कहाँ घटी, कब घटी, क्या क्या उसमें हुआ, कौन कौन उसमें सम्मिलित थे, इन सब चीज़ों का अध्ययन उसमें किया जाता है। इस उपागम के अंतर्गत मूल्य निरपेक्ष रहकर विभिन्न मूल्य निरपेक्ष यानी कि आप किसी धारणा में ग्रसित नहीं होने चाहिए। अगर आप किसी धारणा से ग्रसित होते हुए ऐतिहासिक उपागम का अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसकी गलत व्याख्या या गलत निष्कर्षों पर पहुंच सकते हैं। इसलिए कहा है मूल्य निरपेक्ष रहकर विभिन्न संस्थाओं, ऐतिहासिक चरित्रों, समाजों, प्रक्रियाओं और मूल्यों का चित्रण किया जाता है। समकालीन संदर्भ में अनुभवमूलक पद्धति का प्रयोग करके तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनकी पुष्टि के लिए भी यह उपागम काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। अनुभवमूलक यानी कि वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर जो निष्कर्ष आज निकाले जाते हैं तो उनकी पुष्टि यानी कि क्या यह निष्कर्ष सही है या नहीं है, उसके लिए भी हमको इतिहास या ऐतिहासिक उपागम की सहायता की आवश्यक पड़ती है। और इसलिए ही गिलक्राइस्ट महोदय ने कहा है, इतिहास न केवल संस्थाओं की व्याख्या करता है बल्कि यह भविष्य के पथ प्रदर्शन हेतु निष्कर्ष प्राप्त करने में भी सहायक होता है। यह वह धुरी है जिसके चारों ओर राजनीति विज्ञान की आगमनात्मक और निगमनात्मक दोनों ही प्रक्रियाएं कार्य करती है। आगमनात्मक यानी कि पहले आपने कुछ सोचा और उसके बाद निष्कर्षों पर पहुँचे, और निगमनात्मक में पहले यह है कि आपने पहले कुछ निष्कर्ष निकाले और उस आधार पर आपने कोई कार्य किया। यानी कि इन दोनों को ही सरल से कठिन की ओर और कठिन से सरल की ओर भी इन पद्धतियों को कहा जाता है। आपको आज के लिए ये होमवर्क है कि आगमनात्मक और निगमनात्मक इन दोनों जो ये प्रक्रियाएं हैं इसका बारीकी से आप अध्ययन करें। उसके पश्चात जो ऐतिहासिक उपागम है वर्तमान को अतीत की दृष्टि से देखता है। यानी कि जो ऐतिहासिक उपागम है वो वर्तमान को अतीत की दृष्टि से देखता है। कहने का तात्पर्य है कि अतीत से जोड़ते हुए ही वो वर्तमान को देखता है और तथ्यों तथा आंकड़ों को संपूर्णता की परिप्रेक्ष्य में कालक्रम अनुसार प्रस्तुत करता है। यानी कि एक ऑर्डर में वो उनको क्या है प्रस्तुत करता है। आधुनिक समय में ऐतिहासिक उपागम कौन, क्या, कब, कहाँ, यानी कि कौन था, क्या था, कब किस समय में था या कब उसने ऐसा किया या कहाँ ऐसा किया, स्थान विशेष पे, यहाँ तक ही सीमित ना होकर कैसे और क्यों, कैसे हुआ और क्यों हुआ, इन बातों को भी खोज करने का ऐतिहासिक उपागम अब प्रयास करता है। और इसी कारण इस समय में तुलनात्मक अध्ययन के लिए इसको काफ़ी महत्व भी दिया जाता है। तो ये तो था ऐतिहासिक उपागम, यानी कि इतिहास के आधार पर इतिहास में संस्थाओं का अध्ययन किया और उस आधार पर आप किसी निष्कर्ष पे पहुँचे। इतिहास का अध्ययन के आधार पर आप किसी वर्तमान के निष्कर्ष पे पहुँचे, इसको ही ऐतिहासिक उपागम छोटे से शब्दों में हम कह सकते हैं। अब इसकी आलोचनाओं को भी देख लेते हैं क्योंकि काफ़ी विद्वानों ने इसकी आलोचनाएं की है और ख़ास तौर से जो व्यवहारवादी विद्वान हैं उन्होंने इसकी मुख्य रूप से आलोचना की है। यद्यपि ऐतिहासिक उपागम आधुनिक समय में तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से काफ़ी महत्व रखता है, लेकिन वैज्ञानिक क्रांति के साथ ही इस उपागम को अधिक आलोचनाएं सहन करनी पड़ी। अब उनमें कौन कौन है, जैसे कि डेविड स्टन है। डेविड स्टन ने कहा है कि सामान्य राजनीतिक सिद्धांत के अभाव का मूल कारण राजनीतिक सिद्धांत शास्त्रियों द्वारा ऐतिहासिक दृष्टिकोण को अपनाया जाना है। इसके अलावा कब्बन महोदय ने कहा है, इन इतिहासवादिता के साथ नाता रखने के कारण ही राजनीतिक सिद्धांत युगानुकूल एवं भविष्यदर्शी मूल्यों के पुनर्निर्माण में असफल रहा और उसका पतन हो गया। और ऐतिहासिक उपागम पर एक आरोप अन्य यह भी लगाया जाता है कि वह मूल्य निरपेक्ष
नहीं है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि ऐतिहासिक उपागम का अध्ययन जब किया जाता है तो मूल्य निरपेक्ष होकर किया जाता है। किंतु विद्वानों ने यह भी आरोप लगाया है कि यह मूल्य निरपेक्ष भले होने का दावा करता हो लेकिन होता नहीं है। क्यों? किसी न किसी रूप में इतिहासवेत्ता के व्यक्तिनिष्ठ परिप्रेक्ष्य से प्रभावित रहता है, यानी कि व्यक्ति कैसी धारणा रखता है, कैसे विचार रखता है, उस आधार पर उसके जो सिद्धांत हैं वो प्रभावित होते हैं, जो उसके निष्कर्ष हैं वो प्रभावित होते हैं। और इसलिए इस उपागम को मूल्य निरपेक्ष कहना क्या है, कहीं ना कहीं गलत होगा। तो ये दो तीन प्रकार से आलोचनाएं विद्वानों ने की है। अब एक निष्कर्ष पे हमने पहुंचते हैं कि जो आलोचनाएं विद्वानों ने की है और जो ऐतिहासिक उपागम का महत्व हमने पढ़ा है, तो इसके आधार पर जो निष्कर्ष निकलता है कि ऐतिहासिक जो उपागम है इसको भले ही वैज्ञानिक युग में पूर्णतः प्रयोग में न लाया जाए या इसकी पूर्णतः सत्यता न की जा सके, किंतु कहीं ना कहीं ऐतिहासिक उपागम जो है वो आधुनिक युग में भी, न केवल प्राचीन समय में या फिर जो परंपरागत समय था उस समय में, बल्कि अभी भी क्या है, कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। और इसका उदाहरण यह है कि प्रत्येक वर्तमान अतीत से कहीं ना कहीं नाता रखता है, और अगर वो अपने अतीत से नाता तोड़ता है तो कहीं ना कहीं वो अपने वर्तमान को संवारने में पूर्णतः सक्षम नहीं हो सकता। तो ये जो ऐतिहासिक उपागम था उसको जाना हमने और उसकी आलोचनाओं को जाना। कल हम अध्ययन करेंगे कानूनी औपचारिक उपागम और संस्थात्मक उपागम का। आप लोगों ने मुझे सुना और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।